हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज का हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में बच्चों ये जो अनीश जंग ने लिखा है, अनीश जंग पहले राउरकेला में, फिर हैदराबाद में और उसके बाद यूएस में पढ़ी हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो यहाँ से बुक के नाम से आपको पता चलता है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिनका बचपन चुरा लिया गया है। और लॉस्ट स्प्रिंग ये जो टाइटल है ये भी कुछ सजेस्ट करता है। और वो क्या सजेस्ट करता है कि जो सीजन है स्प्रिंग, वो बसंत का मौसम, नए पत्तों का, नए फूलों का, कोमल पौधों का ये है। और उसमें लॉस्ट हो गया वो। तो जो बच्चे अपना बचपन नहीं जी पाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके ऊपर ये फोकस्ड लेसन है। और इसमें जो इसका थीम रहेगा वो आपके चैप्टर में ही इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जिसके अंदर बच्चे ये रहते हैं, और ट्रेडिशंस जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिनसे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उन बच्चों का। आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर जो है इसमें बहुत आ रहा है। तो ये देखो, ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो किस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होना है। तो पूरा इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया ये रहेगा। अब शॉर्ट में मैं कहानी की जिस्ट बता रहा हूँ, साथ में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं अपनी। इसमें देखिए, वही मैंने जो पिछले चैप्टर में आपको कहा था कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वो आपकी लैंग्वेज की ग्रेविटी चेक करता है कि किस तरह के वोकैब आपने उसमें यूज करे हैं। तो वही हम बात करेंगे कि कौन कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं और उस पर किस तरह से आंसर में आपको किन वर्ड्स को शामिल करना है। तो टोटल 8 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, 8 फ्रेजेस या 8 स्मॉल सेंटेंसेस। वो आपको स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में लेते रहना। जैसे ही मैं दिखाऊंगा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आप याद करके जाना, अपने आंसर में उसको पुट करने की कोशिश करना। और जैसे ही आप ये करेंगे आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल बढ़ जाएंगे, एकदम से क्वालिटी आपके आंसर की बढ़ जाएगी। अनीश जंग जो है दिल्ली में कहीं रह रही हैं और उनके आसपास जो रैग पिकर्स हैं, जिसमें साहिब आलम भी एक है। साहिब जो है वहाँ रैग पिकिंग का काम करता है। तो लेखिका का, राइटर का इंट्रोडक्शन, एक्वांटेंस उनके साथ हो जाता है। तो धीरे धीरे बातें करती है। तो वो लेखिका उसको पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो कहता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। उनके पास ऐसे बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके पास एक्सक्यूजेज होते हैं। तो वो उसने कह दिया, इसकी एक्सक्यूज क्या बनाते हैं इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो वो कह देता है कि वो मेरे आसपास स्कूल नहीं है। और अनीश जंग उनको कहती है कि यदि मैं स्कूल खोलूंगी तो आप आओगे कि नहीं आओगे। तो वो कहता है आप खोलेंगी तो हम जरूर आएंगे। और कुछ दिन बाद फिर से जब मुलाकात होती है तो वो पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोला। लेकिन ये बात तो उन्होंने ऐसे ही कही थी, मजाक में कही थी। लेकिन यहाँ जो राइटर है वो मेंशन कर रही है, एक इसमें लाइन है, देखना आप, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, जैसा मैंने प्रोमिस किया वैसा ही, अबाउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक उसके उन लोगों के, उन गरीब बच्चों के ब्लीक वर्ल्ड में, अंधियारे संसार में इस तरह के प्रोमिस हर कोई बनाता है। अब इस बात को इन्फर करो, कौन बनाता है ऐसा। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, ये सब समाजसेवी एनजीओज हो, ये सब इन गरीबों से प्रॉमिस करते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन वो प्रॉमिस कभी फुलफिल नहीं होते। जैसे कि अनीश जंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं स्कूल खोलूंगी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रही है। वो कैसे, किस हल्के अंदाज में उन्होंने प्रॉमिस किया, ठीक वैसे ही तो उनको आदत है। उनके संसार में ऐसे प्रोमिसेस बहुत लोग करने वाले आते हैं। यहाँ इसका, इस सेंटेंस का ये इन्फर होगा यहाँ पर। फिर कहानी आगे चलती है। तो उन रैग पिकर्स के बारे में, कहाँ से वो गार्बेज में किस तरह से चीजें ढूंढते हैं, उसका मीनिंग उनके लिए क्या है, ये सब आते आते एक दिन वो अनीश जंग जो है वो उससे नाम पूछती हैं कि आपका नाम क्या है। और तब वो बताता है साहिब आलम। यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बन सकता है।
तो लाइन ये है कि साहिब आलम ही अनाउंसेस he does not know what it means, he know its if he know its meaning, lord of universe। तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का, ब्रह्मांड का राजा। लेकिन यहां पर क्या एंटीथेसिस है, विरोधाभासी बात है। विरोधाभासी बात है मतलब नाम तो है उसका धनवान सिंह और गरीबी आ रही है उसके पास, तो नाम उसका है कि पूरे ब्रह्मांड का वो लॉर्ड है, और है क्या रैग पिकर। तो इसको हम ये एक लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, इसको कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस है, एंटीसिस कहते हैं, विरोधाभासी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है और इसका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, थर्ड देखिए आप, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट इज ट्रेडिशन। तो ये कैसे होता है, एक दिन अनिस जंग उनको पूछती है बच्चों को कि आप चप्पल क्यों नहीं पहन रखा है, तो एक बच्चा तो कहता है कि उसकी मम्मी ने ऊपर रखी है, कबर्ड के ऊपर चप्पल्स रख दी हैं उसके। दूसरा कह रहा है कि ये उतार भी देगा तो ये पहनेगा नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इसके बाद में एक प्रीस्ट का भी वो उदाहरण देती है कि उनके पास, उनके या उनकी जनजाति में या वाट एवर उनके सोसाइटी में ट्रेडिशन ही नहीं है चप्पल पहनने का। तो ऐसा कहीं कहीं आप सोसाइटी में देखोगे तो एग्जाम्पल मिलेंगे कि कोई कोई चीज़ ऐसी है जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सोसाइटी में उसके बारे में एक मिथ प्रिवेल हो जाता है कि ऐसा ट्रेडिशन ही नहीं है, हमारे यहाँ चप्पल पहनने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ ये करने का रिवाज नहीं है। तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, ट्रेडिशन एक एक्सक्यूज है और कुछ नहीं है। आप किसी भी मामले में देख लो जहाँ प्रोग्रेसिव थॉट नहीं है, जहाँ ऑर्थोडॉक्स थॉट पकड़ के बच्चे या समाज सोसाइटी बैठी है, वहाँ आप उसके पीछे का रीजन जानना चाहोगे तो वो ट्रेडिशन ही होगा कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन ऐसा ही है, ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में इसके बाद में एक दिन वो सीमापुरी चली जाती है और सीमापुरी के बारे में बताती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो सीमापुरी ज़्यादातर स्क्वेटर्स वहाँ पर आके जो बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स होके इधर आ गए हैं, तो वो लोग वहाँ पर आके सेटल हो गए हैं। अब उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, किसी तरह की आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उनके लिए आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए भोजन इम्पोर्टेंट है, पेट भरना इम्पोर्टेंट है, इसलिए राशन कार्ड उनके पास है तो वो उसी को ठीक मान रहे हैं। दूसरा, उसकी मम्मी साहिब आलम की ये रीज़न देती है कि ढाका में जो हमारे ग्रीन फील्ड थे, ब्यूटीफुल फील्ड थे, वो बाढ़ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं कि वो ग्रीन फील्ड्स किस काम के, जो हमारा पेट न भर सके, उनसे तो यहाँ अच्छा। अब वाट एवर जो भी इसके रीजंस रहे हों, वी आर नॉट टॉकिंग गोइंग दैट मच ऑन द पॉलिटिक्स, बट ये लोग जो सीमापुरी ज़्यादातर ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है और उन सब का सर्वाइवल के लिए एक ही काम है, वो है रैग पिकिंग। तो यहाँ पर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन बन सकता है। लाइन है, सीमापुरी a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically। इसमें क्या है, देखो सीमापुरी पेरीफेरी पे है, दिल्ली की पेरीफेरी पे है, यानी कि परिधि में है दिल्ली में, यानी दिल्ली से टच है। अब ये चैप्टर बहुत पहले लिखा होगा, अब तो सीमापुरी भी दिल्ली के अंदर हो गई होगी, बट नेक्स्ट सेंटेंस इसमें लिखा है येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यानी फिर भी मीलों दूर है दिल्ली से। तो मीलों दूर कैसे हुई, ये डिस्टेंस का मामला नहीं है, ये मेटाफर का यहाँ यूज किया गया है, साथ ही एंटीथेसिस यहाँ पे लगाया गया है। ये डेवलपमेंट के बारे में, न्यू दिल्ली, दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है और बहुत बड़ा शहर है, तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर है, मेट्रो ट्रेन्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, डेवलपमेंट दिखता है वहाँ पर, फ्लाईओवर्स हैं, चौड़ी सड़कें हैं, सब है। वेयर सीमापुरी के अंदर
एकदम से ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, सुएज भी नहीं है वहां पे, और डिंजी गलियां और झोपड़पट्टी हेवल्स है वहां पे, होवल्स है। तो ये सब वहां पर होने के कारण वो हालांकि नजदीक है, लेकिन विकास की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत दूर है। तो इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इट और इलेबोरेट इट, तो हम डेवलपमेंट को लेके और इसको अपना ये जोड़ के करेंगे। नेक्स्ट अपना आता है, तो वो सीमापुरी से जाती है, फिर वो कचरा वहां पर जाके जो इन्वेस्टिगेशन करती है गार्बेज के बारे में, तो वो दो चीजें फिर बताती है कि गार्बेज जो है वो उनके लिए तो वंडर है, बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें उनको कुछ भी मिल जाता है, और पेरेंट्स के लिए वो सर्वाइवल का माध्यम है। तो यहाँ भी एंटीथेसिस एक लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। बाकी उनके लिए वो गोल्ड ही है एक तरह से, क्योंकि पेट यदि भर रहा है तो। नेक्स्ट आपका आता है, इसके बाद में एक दिन मॉर्निंग में साहिब उसको मिलता है, तो वो उसके हाथ में कैनिस्टर होता है मिल्क का, तो उसमें दूध लेके आ रहा है, और वो बताता है कि अब वो एक दुकान पे, एक टी स्टॉल पे डाउन द रोड वर्क कर रहा है कहीं, और उसके लिए उसको 800 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो ये बात तो खुश होकर बताई होगी उसने अनीश जंग को कि मेरा जॉब लग गया है, ऐसा समझ लो। लेकिन हकीकत में ये ऐसा जो लेखिका है वो फील करती है कि उसका बचपन तो चला गया है, चाइल्ड लेबर उसको करना पड़ रहा है। यहाँ पे दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है? द स्टील कैनिस्टर सीम टू हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। तो लेखिका कहती है कि वो जो हाथ में उसके कैनिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा भारी है, बजाय उस प्लास्टिक बैग में जिसमें रैक पिकिंग करके वो अपना प्लास्टिक का कुछ डालता था उससे। तो इसका इन्फर यदि इसको करते हैं तो ये इसका मीनिंग डायरेक्ट ये नहीं है कि उनके वजन की बात हो रही है, ये वजन की बात नहीं हो रही है। वाई द कैनिस्टर इज हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, रीजन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी विच साहिब आलम नाउ कैरिंग ऑन हिज शोल्डर। अब वो अपने कंधों पे जो जिम्मेदारी लेके चल रहा है, उस जिम्मेदारी के कारण वो कैनिस्टर भारी है। अब जिम्मेदारी क्या है? पहले उसका मन होता था उधर निकल जाता था, जहां मन होता था, जितनी बजे होता था तब जाता था, जितना बजे उसको लौटना होता था तब वो लौटता था। लेकिन अब उसको टाइम पे जाना होता है, टाइम पे वापस दूध लेके आना होता है, पूरा मालिक के आदेशों के अनुसार उसको काम करना होता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज आई है कि अब उसके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी आ गई, और कंधों का बोझ जो है, जिम्मेदारी का बोझ है, उसी के कारण ये कैनिस्टर उसकी हैवी दिख रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन जब आएगा इससे रिलेटेड तो ये चीज आप एलेबोरेट करेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का वो जो है वेट है वहां पर। इससे पहले एक और चीज आती है, जब टेनिस का वो गेम देख रहा है, साहिब आलम एक क्लब के सामने खड़ा होकर टेनिस का गेम देख रहा है, और टेनिस का गेम देखते देखते अनीश जंग भी उससे बातचीत करती है। तब वहां पर एक लेखिका एक बात लिखती है, राइटर, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। वो उसकी रीच से बाहर है। टेनिस एक महंगा गेम है, और वो बहुत इंटेंटली देखता है, उसको ये गेम पसंद है साहेब को, लेकिन वो आउट ऑफ रीच है। तो यहां क्या कहना चाह रहा है राइटर कि ड्रीम है इनके भी, भले ये पुअर हैं, रैग पिकर्स हैं, लेकिन इनके भी ड्रीम है। और साथ ही साथ दूसरी चीज जो कह रही है, वो ये कह रही है कि ड्रीम में और रियलिटी में कितना फर्क है, रियलिटी इनकी क्या है, रियलिटी और ड्रीम इनके कैसे है। लास्ट लाइन जो इसमें आ रही है चैप्टर के लास्ट में, उसमें आता है साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, जब वो कैनिस्टर लेके आ रहा होता है। तो अब जो शाहीन जो साहिब जो था, पहले के उसके चेहरे पर एक केयर फ्री लुक होता था, वो अब वहां पर नहीं है।
तो इसमें अब सेकंड स्टोरी चलती है मुकेश की कहानी। मुकेश जो है वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, और मुकेश अनीश जंग को विलिंगली अपने वहाँ पर लेके जाता है, जहाँ फिरोजाबाद की कहानी है। फिरोजाबाद एक शहर है जिसमें बैंगल इंडस्ट्री है, और वहाँ पर बैंगल का बहुत काम होता है। पूरे शहर में हर जगह हर गली में बैंगल का काम हो रहा है। बैंगल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्लास को गर्म करने के लिए फर्नेसेस यानी भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हिजार्डस हो जाता है, और उसमें बच्चों का डिप्लॉयमेंट वो बहुत ही गलत है। तो जैसे कि इस चैप्टर की थीम भी है एक्सप्लॉयटेशन है, लेबर चाइल्ड है, तो लेबर चाइल्ड वहां पर करवाया जा रहा है। अब उसमें लैक ऑफ एजुकेशन हो सकती है, या उनके ऊपर वही ग्राइंडिंग पॉवर्टी है, विशियस सर्कल है जिसके अंदर से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, और उनको मजबूरन वो काम करना पड़ रहा है। तो मुकेश के घर जब जाती है तो वही हालात हैं, टूटे हुए वोबली से दरवाजे हैं, डिंजी गलियां हैं। वहां पर उसकी एक लाइन आती है इसमें कि मुकेश के बड़े भाई की बहन जो है बहू, वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, सी लुक्स यंगर इन एज। तो यहां पर इसका इन्फर करेंगे तो ये निकलेगा चाइल्ड मैरिज कि पूरा अडल्ट होने से पहले गर्ल चाइल्ड की शादी हो रही है। ये भी पॉवर्टी के कारण हो रही है। फिर उसमें आते हैं तो वो अपनी बताते हैं, उसकी दादी से एक और सरिता नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है। सरिता की दादी जो है वो वहाँ पर है, दादा है। वो लोग अपनी पूरी उम्र कमाने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई घर बना पाया है और कोई तो नहीं कर पाया। उसकी दादी कहता है कि बड़ी मुश्किल से शेर भर खाना खाया है, इस तरह का उनके वहाँ चल रहा है। तो कुल मिला के जब लेखक ने ये पूछा कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन करके क्यों नहीं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कर लो, उसके थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो जब भी कोई सुधार का काम किया जाता है तो बहुत लोग उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, और वहां पर लेखिका जो है इस बात की ओर इंगित करती है कि इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। अब स्टेक होल्डर कौन है, नाम याद करना, स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स हैं सबसे पहले मिडिल मैन, जो बिचौलिए होते हैं, मिडिल मैन, वो किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन इनका कोऑपरेटिव बनने नहीं देते हैं, क्योंकि फिर उनका मार्जिन कम हो जाता है। दूसरा, अभी देखना किसान आंदोलन में भी मिडिल मैन ने ही ज़्यादा उस आंदोलन को, आई डोंट नो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो पॉलिटिकल चीज़ हो गई, पर मिडिल मैन हर बिजनेस में घुसा हुआ रहता है और उसको बहुत नुकसान होता है। वो अपने हिसाब से पॉलिसियां बनाना चाहता है, तो वो उन लेबर्स को या फार्मर्स को यूनाइटेड नहीं होने देता है। दूसरा पुलिसमैन है, तो पुलिस भी इन ऐसे उसमें अनीश जंग ने आरोप लगाया है, एक्यूज किया है उनको कि वो भी शामिल होती हैं। और तीसरा पॉलिटिशियंस होते हैं, लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। सारा एक उन्होंने एक सर्कल बना रखा है, विशियस सर्कल। यहाँ ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, विशियस सर्कल लिखना अपने आंसर में। विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, ये सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे ही मिलकर इनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं होने देते हैं। तो मुकेश जो है वो इस बात पे इंसिस्ट करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। उसके आसपास कोई गैरेज नहीं है, तो वो दूर तक जाएगा, पैदल जाएगा, लेकिन वो जाएगा और मोटर मैकेनिक बनेगा। तो ये बात यहाँ पर ये बतानी है कि इन बच्चों के सपने हैं, ये अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बट मिडिल मैन और ये जो विशियस साइकिल ऑफ इन सब लोगों का है वो, या पॉवर्टी का है, वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और अंतिम लाइन इसमें जो लिखी है वो है फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फ्यू का मतलब होता है, देखो इसमें तीन होता है, आपको पता होगा, फ्यू, एफ्यू और द फ्यू। तो फ्यू का मतलब न के बराबर, तो न के बराबर एरोप्लेन्स वहां से फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, इसलिए वो उस चीज़ को देखते भी नहीं, तो उसका सपना भी नहीं है, क्योंकि उन गलियों में वो कार्स को ही देखता है तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो उसको कहीं से मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन के बाद में वो बनना चाहता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब इसके जो आपको क्वेश्चंस आएंगे और उनमें आंसर्स में आपको इसकी थीम जो है पुट करनी है।
वो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, भीषण गरीबी। तो ये आप किसी भी आंसर को ये कर सकते हैं, जैसे वाई साहेब आलम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आंसर में आप इस बात को कैसे लिखेंगे, बोथ साहिब आलम एंड मुकेश आर विक्टिम ऑफ ग्राइंडिंग पॉवर्टी। तो ये ग्राइंडिंग पॉवर्टी वर्ड आपने वहां आंसर में लिखा है, वो एक वजन आपके आंसर को दे देगा और उसमें मार्क्स आएंगे, आपके स्कोर आप अच्छा करने। दूसरा चाइल्ड लेबर, दे आर कंपेयर टू चाइल्ड लेबर। अब इस बात को आप किसी भी तरह, ये थीम है इस चैप्टर की, चाइल्ड लेबर, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, तो आप उसको अपने आंसर्स में कर लीजिए। फिर तीसरा है कॉलसनेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का रवैया जो है वो भी ठीक नहीं है, वो उनके प्रति विद्वेषतापूर्ण है, तो ये कॉलसनेस ऑफ द सोसाइटी हो जाएगा। चौथा है विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ये लोग भी उसको आगे नहीं बढ़ने देते। ये चीज आप आंसर में लिखना है, आपको आंसर्स में लिखना है। और एक और इसकी सब थीम आ रही है, वो है ड्रीम ऑफ पुअर, गरीबों के सपने, एंड रियलिटी। तो सपने तो हैं उनके, साहेब के भी टेनिस खेलने के हैं, और मुकेश भी एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और लेकिन रियलिटी क्या है उनकी, और ये चीज़ें प्राप्त करना उनके लिए कितनी डिफिकल्ट है। तो बीच बीच में बेटा जो भी डिस्कस मेन पॉइंट हमने किए हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8 मेन पॉइंट है और लास्ट में हमने थीम पर डिस्कस किया है। ये स्क्रीनशॉट में जो वर्ड्स हैं आप याद कर लीजिए और अपने आंसर के साथ इसको एसोसिएट करके आंसर लिखिए, आपके फुल में से फुल मार्क आने वाले। मेन चीज़ यही है कि एग्जामिनर जब एग्जाम हॉल में कॉपी चेक होती है, मैं भी जाता हूँ उधर, तो जो चौकी होती है तो उसमें क्या चीज़ वो देखना चाहता है। आंसर आपका ऐसे ही इधर उधर की लैंग्वेज लिखी, सर्टेन वर्ड्स आपने नहीं लिखे, तो थोड़ा सा उसमें स्कोरिंग कम होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेस्ट का एक लिंक डाल रहा हूँ, लास्ट लेसन में भी डाल रहा हूँ और इसमें भी डाल रहा हूँ। उससे आप एक छोटा सा टेस्ट है, उसमें आपको एक क्विज है मामूली सी, बिल्कुल आप आराम से उसको कर पाएंगे, आप अपना चेक कर पाएंगे। तो आप क्विज कीजिएगा वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।